रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में कंप्लीट किया है। इन दिस लेक्चर वी विल सॉल्व सम एमसीक्यूज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर फ्रॉम योर एमटीजी नीट गाइड बुक। तो ये अपने यूनिट रिप्रोडक्शन का जो है चौथा चैप्टर है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम कंप्लीट किया। ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हो चुका, उसके पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म भी हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के आज हम लोग एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो इसके जो एमसीक्यूज हैं दीज आर स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 400। सो please open your page number 400 in MTG NEET guide and up to question number 107 we have already solved। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 108 से स्टार्ट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ से ऑनवर्ड दिए हुए हैं, हमको सॉल्व करने हैं। और एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर पर, ऐसे तो कोई वेटेज जो है वो किसी पर्टिकुलर चैप्टर का तो वेटेज इतना फिक्स नहीं होता, बट फिर भी ऑन एंड एवरेज आप मान सकते हैं कि आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में इस चैप्टर पर मिल सकते हैं। कभी 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं और ऑन एंड एवरेज 2 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं कि 2 क्वेश्चन यहाँ से यूजुअली जो है पूछे जाते हैं। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ question number 108 page number 400। the question is consider the statements given below regarding contraception and answer as directed thereafter। तो यहां पर जो है वो 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं पहले तो, और फिर वो 4 स्टेटमेंट्स के बाद में हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। बाद में ऑप्शंस में 2-2 स्टेटमेंट के नंबर डाले हुए हैं, तो हमको पिकअप करना है कि कितने करेक्ट हैं। तो लिसन केयरफुली, स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूं। फर्स्ट है स्टेटमेंट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज एमटीपी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ। मतलब एमटीपी करना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा करके या यूजुअली जो है ये सेफ होता है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है जनरली चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर नील अंटिल मदर ब्रेस्ट फीड्स द इन्फेंट अप टू 2 years। मतलब ये कि चांसेस ऑफ कंसेप्शन, कंसेप्शन मतलब कि टू बिकम प्रेग्नेंट या प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं नील होते हैं जब तक के मदर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करती है, और यहाँ पर ड्यूरेशन दिया हुआ है अप टू 2 years। तो 2 years की ब्रेस्ट फीडिंग में कंसेप्शन के चांसेस जो है वो ऑलमोस्ट नील होते हैं, ऐसा इस स्टेटमेंट में कहा गया है। फिर उसके बाद में थर्ड जो स्टेटमेंट है, इट इज intrauterine devices like copper T are effective contraceptives। तो इंट्रायूटेराइन जो डिवाइसेस हैं IUD जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, ये इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव हैं। चौथा स्टेटमेंट है कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स may be taken up to 1 week after coitus to prevent conception। मतलब जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उनको may be taken up to 1 week after coitus to prevent conception। मतलब coitus करने के बाद, मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट करने के बाद में 1 हफ्ते तक अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली जाए तो वो कॉन्सेप्शन को रोक देती हैं। तो ये ऐसे 4 स्टेटमेंट्स हैं और इसमें से हमको बताना है which of the above statement are correct। नीचे
कॉम्बिनेशन में ऑप्शन है तो ऑप्शन इस तरह से है, पहला जो है 1,3 मतलब पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट, और फिर 1 2 या कि फिर 2 3 और या फिर 3 4 इस तरह से दिए हुए। तो आप हर एक स्टेटमेंट को जो है एनालाइज करिए, क्योंकि यहाँ जो है क्लोज स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, बट फिर भी अगर चैप्टर्स अच्छे से स्टडी किए हैं, सिनॉप्सिस अच्छे से सुने हैं, तो कुछ स्टेटमेंट तो डायरेक्ट पढ़ने के साथ ही समझ में आ जाते हैं कि वो ट्रू है या कि फिर फॉल्स है। तो जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज एमटीपी, ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी जो है वो सेफ माना जाता है, तो इट इज करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक का जो है वो सेफ है। उसके बाद में अलाउड जो है वो 5 मंथ तक का है, मतलब उसके आगे 2 महीने और भी जो है अगर कुछ क्रिटिकल कंडीशन ऐसी आती है और अगर कोई डॉक्टर, कोई फिजिशियन या कोई गायनेक कहता है कि जो फीटस है उसको अबॉर्ट किया जाए, तो उसको वो अलाउड वहां तक तो है। लेकिन 3 मंथ के बाद मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में जो मदर के रिस्क हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, मदर की हेल्थ को जो रिस्क है वो बढ़ता चला जाता है। तो सेफ पीरियड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये है फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का वो पीरियड जहां पर एबॉर्शन या इंड्यूस्ड एबॉर्शन अलाउड होता है और सेफ भी होता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है ये करेक्ट है। सेकंड जो स्टेटमेंट है जनरली चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर नील अंडर generally chances of conception are nil until mother breast feeds the infants up to 2 year। मतलब अगर मदर जो है वो 2 साल तक के ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है इन्फेंट को, तो वो पूरे ड्यूरेशन में चांसेस ऑफ कंसेप्शन जो है वो नील होंगे। तो ऐसा नहीं है, मैंने बार बार रिपीट किया था कि ये जो कंडीशन होती है ये अप टू 6 मंथ होती है, क्योंकि स्टार्ट के 6 मंथ जो है ये हैवी ब्रेस्ट फीडिंग होती है। जो इन्फेंट होता है, दूध पीने वाला जो बच्चा होता है, वो हेवीली ब्रेस्ट फीड होता है, तो वहां पर जो कंसेप्शन के चांसेस हैं वो कम होते हैं, नील होते हैं, बट 6 मंथ तक। बट यहाँ अपने स्टेटमेंट में ये 2 इयर्स दिया हुआ है, और उस ड्यूरेशन के लिए हमने एक टर्म भी पढ़ी थी, आपको याद होगा, इट इज याद करने की कोशिश करिए, इट इज लैक्टेशनल अमेनोरिया, जो कि नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में आती है। सो लैक्टेशनल अमेनोरिया जो है ये एप्लीकेबल है अप टू 6 मंथ। एमसीक्यूज के बीच बीच में भी पूरे चैप्टर का सिनॉप्सिस आपको मिल जाएगा। हम लोग जिस तरह से एमसीक्यू करते हैं तो उसमें हर ईच एंड एवरी क्वेश्चन में मैं कुछ ना कुछ जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं, जहां कुछ कंसेप्ट न्यू आया है तो वो भी बता रहा हूं, जहां कुछ पुराना कंसेप्ट है उसको रिवाइज भी करते हुए चल रहा हूं। तो एमसीक्यूज करने का मतलब ये है कि आपका चैप्टर फिर से एक बार रिवाइज हो जाता है। वो फिर तो ये स्टेटमेंट में रॉन्ग है, क्योंकि यहां पर हमको 2 ईयर दिया हुआ है, जबकि ये ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ का है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स। जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हैं जैसे कि कॉपर टी, ये इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो इंट्रायूटेराइन आईयूडी डिवाइस कॉपर टी ये इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव है, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांसेस होते हैं कि कंसेप्शन हो अगर किसी फीमेल ने कॉपर टी इम्प्लांट करवाया है तो। अपना ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट ही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हुआ है अब तक, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हुआ है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो है कंट्रासेप्शन पिल्स मे बी टेकन अप टू 1 वीक आफ्टर कोइटस टू प्रिवेंट कंसेप्शन। कंट्रासेप्टिव पिल्स के लिए कहा गया है कि कोइटस के बाद मतलब अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद में 1 हफ्ते तक अगर कंट्रासेप्टिव पिल्स ली जाए तो ये कंसेप्शन को रोकती है। तो ऐसा नहीं है, कंट्रासेप्शन पिल्स मे बी टेकन अप टू 1 वीक नहीं है, 1 वीक नहीं है, वो कंटिन्यू नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले तक का जो है उसको अपडेट करना पड़ेगा, तभी कंसेप्शन रुकता है। तो यहाँ पर 1 वीक का ड्यूरेशन है। तो आप देख सकते हैं ड्यूरेशन, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर 2 स्टेटमेंट ऐसे हैं जहां पर ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो कुछ जो ड्यूरेशन दिए हैं वो भी आपको याद ही रखने हैं इसमें।
ऐसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है वो सेफ पीरियड बताया है, और एक वो पीरियड बताया है जहां पर कॉन्सेप्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको याद रखनी है इन दोनों चैप्टर्स में, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से। तो हमको जो है वो चार स्टेटमेंट में से पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट मिल रहे हैं, और नीचे ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है फर्स्ट एंड थ्री। सो ऑप्शन 1 और ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट। Medical termination of pregnancy during first trimester is safe, this is the correct statement, and intrauterine devices like copper T are effective contraceptive, this is also the correct statement, whereas the statement number 2 and statement number 4 are incorrect. Next question 109, what is true about isolated small tribal population? आइसोलेटेड स्मॉल ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इसमें से? पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है रेसलर्स हु डेवलप स्ट्रॉन्ग बॉडी मसल्स इन देयर लाइफ टाइम पास दिस कैरेक्टर ऑन टू देयर प्रोजेनी। मतलब वो रेसलर्स जिन्होंने अपनी बॉडी को बिल्डअप किया है वो इस कैरेक्टर को अपनी प्रोजेनी में पास करते हैं। मतलब रेसलर्स के बच्चे जो है उनकी भी बॉडी जो है वो वेल बिल्ट बॉडी डेवलप होती है जब वो एडल्ट होते हैं। तो इस स्टेटमेंट का ऐसा मतलब है, हमको ट्रू आइडेंटिफाई करना है। सेकंड स्टेटमेंट है देयर इज नो चेंज इन पॉपुलेशन साइज एज दे हैव लार्ज जीन पूल। देयर इज नो चेंज इन पॉपुलेशन साइज एज दे हैव लार्ज जीन पूल। तो यहां पे वर्ड जो जीन पूल आया है ये आपने स्टडी किया है जीन पूल इवोल्यूशन चैप्टर में। जीन पूल किसको कहते हैं? एक पॉपुलेशन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल हैं, सारे के सारे इंडिविजुअल के जितने भी डाइवर्स अलील हैं, मतलब डाइवर्स जीन है जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं, उन सभी का कलेक्शन, उसको कहा जाता है जीन पूल। तो यहां पर कहा गया है कि देयर इज नो चेंज इन पॉपुलेशन साइज as they have large gene pool। तो नो चेंज कहा गया है, पॉपुलेशन साइज जो है वो काफी बड़ी है या इन जनरल एक पॉपुलेशन है, तो भले ही वो आइसोलेटेड पॉपुलेशन ही क्यों ना हो, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया आइसोलेटेड ट्राइबल पीपल है, स्मॉल पॉपुलेशन है ट्राइबल पीपल की। तो यहां पर हो सकता है कि इमिग्रेशन या इमाइग्रेशन इस तरह के फिनोमिनन नहीं होते हो, क्योंकि ये है आइसोलेटेड पॉपुलेशन। लेकिन यहां पॉपुलेशन के अंदर जो चेंजेस होते हैं, आपने स्टडी किया है एक कॉन्सेप्ट हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल को, वो भी इवोल्यूशन में स्टडी किया है। तो भले ही यहां पर जो दूसरे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जैसे इमाइग्रेशन है, एमिग्रेशन है, इसी तरह से जो है वो पॉपुलेशन का स्प्लिट होना है, आइसोलेशन है, ये भले ही यहां एप्लीकेबल ना हो, यानी पॉपुलेशन ब्रेक नहीं हो रही है, एक ही जगह पर रह रही है, समझिए। लेकिन कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं जो विद इन द पॉपुलेशन, विद इन द इंडिविजुअल और विद इन द सेम स्पीशीज होते हैं, जैसे रिकॉम्बिनेशन है, म्यूटेशन है। तो ये सारी चीजें जो है वहां पर एप्लीकेबल हैं। तो इनकी वजह से कुछ ना कुछ जो है वो चेंजेस जरूर होते होंगे हर आने वाली जनरेशन में। तो यहाँ स्टेटमेंट में बोला है देयर इज नो चेंज इन पॉपुलेशन साइज एज दे हैव अ लार्ज जीन पूल। बड़ा जीन पूल है तो इसलिए पॉपुलेशन साइज में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है देयर इज अ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन एज बॉयज मैरी गर्ल्स only from their own tribe। There is a decline in population as boys marry girls only from their own tribe। फोर्थ स्टेटमेंट मैं रीड कर दे रहा हूं, hereditary diseases like color blindness do not spread in isolated population। तो यहां पर ये चार स्टेटमेंट में से जो है वो एक ट्रू स्टेटमेंट हमको पिकअप करना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है रेसलर्स हु डेवलप स्ट्रॉन्ग बॉडी मसल्स इन देयर लाइफ टाइम पास दिस कैरेक्टर टू देयर प्रोजेनी, ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, क्योंकि जो बॉडी मसल्स वाला कैरेक्टर है ये
बॉडी बिल्टअप से आता है, मतलब एक्सरसाइज और जो दूसरे चीजें हैं वहां से डेवलप होता है, तो ये जेनेटिक कैरेक्टर नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। सेकंड जो स्टेटमेंट है, देयर इज नो चेंज इन पॉपुलेशन साइज एज दे हैव अ लार्ज जीन पूल, ये मैंने एक्सप्लेन किया कि जीन पूल लार्ज है भले ही, लेकिन जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जो म्यूटेशन है, रिकॉम्बिनेशन है, ये सारी चीजें जो है ये इंडिविजुअल लेवल पर होती है, तो ये तो वहां पर एप्लीकेबल रहेंगी, तो जीन पूल में चेंज होगा। सो सेकंड जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बी, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब सी जो स्टेटमेंट है ये दिया हुआ है, देयर इज डिक्लाइन इन पॉपुलेशन एज बॉयज मैरी गर्ल्स ओनली फ्रॉम देयर ओन ट्राइब। पॉपुलेशन में डिक्लाइन होगा क्योंकि वहां वो आइसोलेटेड पॉपुलेशन है, क्वेश्चन में ही कह दिया गया है कि आइसोलेटेड ट्राइबल पॉपुलेशन है, मतलब वो वहां के जो लोग हैं वो अपने, और वो लोग जो है वो किसी दूसरे ट्राइब में या किसी दूसरे ज्योग्राफिकल रीजन में जो है वो शादियां नहीं करते हैं, मैरिजेस नहीं करते हैं, वही आपस में ही जो है उन्हीं के ट्राइब में, मतलब उनके जो जेंट्स हैं या उनके जो बॉयज हैं वो वहीं की उसी ट्राइब की गर्ल्स से जो है वो शादियां करती है, और रिपीटेड कई बार कई जनरेशन से यही फिनोमिनन जो है वहां चलता आ रहा है। तो यहां पर जो है देयर इज अ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन एज बॉयज मैरी गर्ल्स ओनली फ्रॉम देयर ओन ट्राइब, तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। जो चार स्टेटमेंट्स है उसमें से ज्यादा सुटेबली करेक्ट यही स्टेटमेंट लग रहा है। रीजन क्या है इसका, कंटिन्यू जो है वो उसी पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल है वो आपस में शादियां करते हैं, तो जिस तरह से एनिमल में आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का, ये आपने स्टडी किया होगा बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर वाले यूनिट में, वहां पर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ये दिया हुआ है, वहां अलग अलग एनिमल्स के लिए दिया हुआ है वो, बट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता क्या है, कंटिन्यूड, प्लांट के केस में कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन है, एनिमल के केस में कंटिन्यूड जो है कंटिन्यू इनब्रीडिंग है, मतलब सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स का आपस में कंटिन्यूअसली कई जनरेशन तक का जो है क्रॉस करना और रिप्रोड्यूस करते रहना। तो इसमें क्या होता है, कुछ डिजीजेस भी ऐसी होती है, कुछ रिसेसिव अलील ऐसे होते हैं जो आगे आने वाली जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, यहां तक कि फर्टिलिटी के ऊपर भी जो है इफेक्ट पड़ता है, पर ये इतनी जल्दी नहीं पड़ता, कंटिन्यू अगर पिछले कई जनरेशन से ये चलता आ रहा है तो आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो प्रोजेनी है वो पिछले प्रोजेनीज के कंपैरिजन में थोड़ा इनब्रीडिंग डिप्रेशन शो करती हैं, मतलब कि उनकी फर्टिलिटी पावर जो है वो थोड़ा रिड्यूस होती जाती है। तो ये जो फिनोमिनन है ये एनिमल्स पर भी एप्लीकेबल है और ह्यूमन बीइंग पर भी ऑब्वियसली जो है वो एप्लीकेबल है। तो कॉन्संजीनियस मैरिजेस जो होती हैं, कॉन्संजीनियस मींस के एक खानदान में आपस में जो मैरिजेस हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो कई जनरेशन के बाद, इतना सडनली उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कई जनरेशन के बाद में अगर कंटिन्यू कई जनरेशन तक का ये चलता आ रहा है तो कहीं ना कहीं फर्टिलिटी के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ता है, यहाँ तक कि कुछ डिजीजेस भी ऐसी होती हैं कि वो एक्सप्रेस हो जाती है। फॉर एग्जांपल के हस्बैंड है वो भी किसी डिजीज के लिए कैरियर है, वाइफ है वो भी सेम डिजीज के लिए कैरियर है, और दोनों जो है वो दोनों को जो प्रोजेनी आएगी, जो ऑफस्प्रिंग आएगी उसके अंदर दोनों तरफ से कैरियर से एक एक जो है वो अनिल आ गई है और वो बच्चे के अंदर आकर के अपने आप को एक्सप्रेस कर दे रही है, तो डिजीज होने के चांसेस इस तरह से बढ़ जाते हैं। पर्टिकुलरली वो डिसऑर्डर, वो डिजीजेस जो रिसेसिव एलील की वजह से कॉज होती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया वगैरह है, ये सब है, कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, तो ये चीजें जो है देखने को मिलती है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया हुआ देयर इज डिक्लाइन इन पॉपुलेशन एज बॉयज मैरी गर्ल्स ओनली फ्रॉम देयर ओन ट्राइब, तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट दिया हुआ हेरिडिटरी डिजीज लाइक कलर ब्लाइंडनेस डू नॉट स्प्रेड इन आइसोलेटेड पॉपुलेशन, डू नॉट स्प्रेड बोला है, कलर ब्लाइंडनेस है या कोई भी डिजीज है, आइसोलेटेड पॉपुलेशन भी है तो उसमें स्प्रेड होगी, लेकिन ये कंडीशन है कि उसमें किसी ना किसी को पहले से डिजीज होना चाहिए, तो वो एक इंडिविजुअल या एक जनरेशन से अगली जनरेशन में फैलेगी, स्प्रेड होगी। तो ये स्टेटमेंट बी वाला जो है रॉन्ग है, सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 गिवन बिलो आर 4 मेथड्स ए टू डी, ए से लेकर के डी तक का 4 मेथड्स दिए हुए हैं एंड देयर मोड्स ऑफ एक्शन, और सामने उसका मोड ऑफ एक्शन दिया हुआ है, 2 कॉलम के फॉर्म में है,
हमको सिलेक्ट करना है इन, हाँ ये कैसे है, गिवन बिलो आर फोर मेथड ए टू डी इन देयर मोड्स ऑफ एक्शन इन अचीविंग कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दिए हुए आगे सामने उसके मोड ऑफ एक्शन है। सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग फ्रॉम द फोर ऑप्शंस दैट फॉलो, उसके नीचे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमको करेक्ट मैचिंग आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पे पहले तरफ मेथड है और दूसरी तरफ मोड ऑफ एक्शन है, पढ़ा देता हूं। पहला है द पिल मेथड, आगे दिया हुआ है प्रिवेंट स्पर्म से रीचिंग सर्विक्स। सेकेंड दिया हुआ है कॉन्डम, उसके आगे लिखा है प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। सी है वासेक्टोमी, उसके आगे लिखा है प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन। डी है कॉपर टी और उसके आगे लिखा हुआ है सीमन कंटेन्स नो स्पर्म्स। और फिर मैच द कॉलम दिया हुआ है, मतलब वो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, इस तरह से। तो अपने को ऑप्शन पर जाने से पहले जो है यहाँ पर खुद ही अपनी जो नॉलेज है, जो हमने स्टडी किया है समरी के अंदर, उसी के बेसिस पर हमको यहाँ पर पहले मैच द कॉलम कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन नहीं रीड कर रहा हूँ, इसलिए ऑप्शन रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे मेथड और मोड ऑफ एक्शन मालूम है तो पहले मैच करके फिर वहां से आप देख सकेंगे कि कौन से ऑप्शन में आपका मैच जो है वो सिमिलर हो रहा है। तो यहाँ पर है पहला द पिल। तो द पिल जो है ये कैसे काम करती है, जो पिल है ये कैसे वर्क करती है, हमने देखा था आई पिल एग्जांपल में। तो ये जो पिल्स है ये कैसे वर्क करती है, ये प्रिवेंट करती है इम्प्लांटेशन को। So the pills they prevent the implantation। फिर बी लिखा हुआ है कॉन्डम, ये कैसे वर्क करता है, ये एक तरह का बैरियर मेथड हमने स्टडी किया है बैरियर मेथड में। तो रबर, लेटेक्स रबर का जो है वो डिवाइस होता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है, ज्यादा कॉमनली मेल कॉन्डम जो है वो मार्केट में बिकता है। तो ये कॉन्डम जो है ये क्या करता है, इट प्रिवेंट द स्पर्म्स रीचिंग द सर्विक्स, सर्विक्स तक पहुंचने से रोकता है। सर्विक्स तक नहीं पहुंचेगा तो उसके बाद में फिर यूटेरस और उसके बाद फैलोपियन ट्यूब आता है, तो वहां ये एक तरह से बैरियर का काम करता है। तो कॉन्डम जो है इट प्रिवेंट्स द स्पर्म रीचिंग, मतलब बी का 1 हो रहा है। फिर सी है वासेक्टोमी, परमानेंट मेथड है वासेक्टोमी, जिसके अंदर वासा डिफरेंशिया को कट करके लिगेट कर देते हैं या कि फिर जो है उसको स्टिक कर देते हैं, लिगेट कर देते हैं वहीं पर। तो ये क्या करता है वासेक्टोमी, हाँ वासेक्टोमाइज्ड जो पर्सन है उनके सीमन में, सीमन रिलीज होगा क्योंकि सीमन सेमिनल फ्लूइड और जो अदर रिप्रोडक्टिव एसोसिएटेड ग्लैंड है उनका कलेक्शन होता है प्लस स्पर्म होता है। तो जो वासेक्टोमाइज्ड जो मेल होते हैं उनके सीमन में सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड होंगे, कॉपर्स ग्लैंड का भी फ्लूइड होगा, प्रोस्टेट फ्लूइड भी होगा, बट उसमें स्पर्म नहीं होंगे। तो वासेक्टोमाइज्ड जो पर्सन है इनके अंदर जो है सीमन नहीं होता, इनके स्पर्म नहीं होता इनके सीमन में। तो वासेक्टोमी का आ जाएगा सीमन कंटेन नो स्पर्म। थोड़े अप्लाइड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए इसमें से, तो ये ज्यादा करके जो है वो अप्लाइड है, मतलब कंसेप्ट जो है वो बहुत कंसेप्चुअल है और एप्लीकेशन बेस्ड कंसेप्ट है। और डी लिखा हुआ है कॉपर टी। तो कॉपर टी किस तरह से काम करता है, कॉपर टी वर्क करता है जस्ट वेट, आई पिल जो है द पिल। तो जो पिल्स हैं ये किस तरह से वर्क करती है, ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करती है और कॉपर टी जो है ये प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन को। तो कॉपर टी का हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट और आई पिल का हो जाएगा या इसका हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 3 प्रिवेंट ओव्यूलेशन। तो मैं मैच कर ले रहा हूं यहां पर पहले, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सुटेबल बनता है। तो यहां पर हमने देखा द पिल जो है, पिल्स दे वर्क बाय प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। कॉन्डम जो है ये बैरियर बनाता है बिटवीन स्पर्म एंड सर्विक्स।
और वासेक्टोमाइज्ड पर्सन जो होते हैं उनके सीमन में स्पर्म नहीं होता। तो ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, सी का जो है वो फोर्थ है और डी का जो है सेकंड है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बनता है ये है ऑप्शन सी। आप देख लेना वहां पर ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन भी आपको पीछे मिल जाएगा, सेम एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताया। इवन हमने जो समरी लिया है पहले इसके पहले लेक्चर में, वहां पर भी मैंने इन सभी मेथड्स को डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 111। In vitro fertilization is a technique that involves the transfer of which one of the following into the fallopian tube। जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक है, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी के जो मेथड्स हैं उसमें ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फैलोपियन ट्यूब क्या इन्वॉल्व करता है। पहला स्टेटमेंट है एम्ब्रियो ओनली अप टू 8 सेल स्टेज, मतलब सिर्फ 8 सेल स्टेज वाला एम्ब्रियो ही ट्रांसफर कर सकते हैं क्या। सेकेंड है आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल्ड स्टेज। सी है एम्ब्रियो ऑफ 32 सेल्ड स्टेज। डी है जाइगोट ओनली। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो है वो अलग अलग वेरिएशन है। वहां हमने पढ़ा है GIFT, ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर और गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो जाइगोट जो है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट इसके हिसाब से जो बैठ रहा है वो है आइदर जाइगोट, या तो जाइगोट अर्ली स्टेज में और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज। अर्ली एम्ब्रियो 8 सेल स्टेज तक भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बल्कि 32 सेल स्टेज तक भी ट्रांसफर हो। 8 सेल के ऊपर 16 या 32 सेल स्टेज तक भी ट्रांसफर हो जाता है। तो यहां पर जो ज्यादा सुटेबल है ऑप्शन बी और सी, दोनों ही जो है वो क्वेश्चन से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन देखेंगे आप अगर तो ऑप्शन बी जो है वो ज्यादा रिलेवेंट है। तो जो मोस्ट सुटेबल मोस्ट रिलेवेंट ऑप्शन होता है वो हमको पिकअप करना होता है। अगर कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि जहां पर हमको लग रहा है हमारी थिंकिंग पर, हमारी अपनी नॉलेज पर कि ये दोनों स्टेटमेंट या दोनों ऑप्शन जो है वो ट्रू हो रहे हैं, तो उनमें से हमको ये देखना है कि जो बहुत ज्यादा रिलेवेंट है क्वेश्चन को ऐसे में बार बार रीड करना है आपको, जहां पर आपको लग रहा है कि दो स्टेटमेंट या दो ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो रहे हैं। तो बार बार जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में से बहुत ज्यादा क्लोज आंसर कौन सा है, तो आपको वही वाला पिकअप करना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमारा जो ऑप्शन बी है आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज, ये जो है इसको ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, क्योंकि वहां स्टेटमेंट में कहा गया है कि ट्रांसफर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में रखना है, ट्रांसफर करना है। अगर यही सिंपल ये बोला होता कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है तो उसमें फैलोपियन ट्यूब भी आ जाता था और फिर वहां पर यूटेरस भी आ गया होता। तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब स्पेसिफाई किया है, तो अगर फैलोपियन ट्यूब तक हमको ट्रांसफर करना है तो 8 सेल स्टेज, उसके ऊपर अगर है तो डायरेक्ट फिर यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं, इम्प्लांटेशन डायरेक्टली होता है। फिर उसके बाद ये भी मैंने समरी के अंदर जो लेक्चर दिया उसके अंदर मैंने रिपीट किया, क्योंकि इसके ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन आया है इसी कंसेप्ट के ऊपर। Question number 112. The permissible use of technique amniocentesis is for। permissible use कहा गया है, amniocentesis जो टेक्निक है उसका permissible use किसके लिए परमिटेड है। ऑप्शन है डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ अनबोर्न फीटस, अनबोर्न फीटस के सेक्स डिटरमिनेशन के लिए यूज करते हैं उसको, ऐसा पहला ऑप्शन वो कह रहा है। दूसरा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सी है ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू द यूटेरस ऑफ अ सरोगेट मदर, डी है डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी। तो परमिसिबल यूज ऑफ टेक्निक ऑफ एमनियोसेंटेसिस, मतलब एमनियोसेंटेसिस की जो टेक्निक है ये किसके लिए अलाउड है। हमने पढ़ा एमनियोसेंटेसिस किसको कहते हैं। एमनियोसेंटेसिस जो है ये एक डायग्नोस्टिक टेक्निक है जिसको फीटल एब्नॉर्मेलिटी मालूम करने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है जो एमनियोन मेम्ब्रेन है
उस एमनियन मेम्ब्रेन के नीचे फ्लूइड रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड, जिसके अंदर जो फीटस है वो फ्लूइड करता रहता है। तो कुछ फीटल सेल्स यानी फीटस के कुछ सेल्स जो है उस फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं, और इस टेक्निक में क्या करते हैं, एक फाइन नीडल जो है वो इंसर्ट करते हैं फ्रॉम द एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द मदर। जो मदर है उसके एब्डोमेन में से पहले जो है वो सोनोग्राफ का जो प्रोब है वो साइड में लगा करके डिटेक्ट करते हैं पोजीशन ऑफ द नीडल, पोजीशन ऑफ द एम्ब्रियो भी मालूम पड़ जाता है, और फिर ऊपर से जो है वो एक स्ट्रेट नीडल वहां पर डालते हैं, इस तरह से कि वो नीडल जो है वो फीटस को टच नहीं करना चाहिए, सिर्फ एमनियोटिक मेम्ब्रेन पेनिट्रेट करती है। स्क्रीन पर देखते रहते हैं उसकी पोजीशन को, और फिर एमनियन तक, एमनियोटिक फ्लूइड तक के उस नीडल को पहुंचाते हैं, और कुछ अमाउंट में वहां से एमनियोटिक फ्लूइड जो है विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, और फिर उस एमनियोटिक फ्लूइड को लेबोरेटरी में भेजा जाता है, और लैब में फिर उसकी कैरियोटाइपिंग करते हैं। मतलब जो उसके अंदर फीटल सेल्स होते हैं उनके क्रोमोसोम को लेंथ वाइज अरेंज किया जाता है, उसको स्टडी करते हैं, और फिर देखते हैं कि कोई फीटल एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है। जैसे हो सकता है कि क्रोमोसोम का कोई पार्ट ब्रेक हुआ हो, या कोई इस तरह का क्रोमोसोमल एबेरेशन हो, या फिर ट्राइसोमी हो सकती है, या फिर कोई एक क्रोमोसोम कम हो सकता है, जो हमने पढ़ी है जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज। तो ये चीज जो है उसमें डिटेक्ट हो जाती है। सम टाइम जो फ्लूइड विड्रॉ करने के टाइम पे लोकल एनेस्थेसिया देने की भी जरूरत पड़ती है। यूजुअली जो है उसको निकाल सकते हैं इजीली, कोई बहुत ज्यादा ऐसे तो इन्वेजिव प्रोसीजर है, लेकिन अगर ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो लोकल एनेस्थेसिया के थ्रू भी निकाला जाता है, फ्लूइड को विड्रॉ किया जाता है। तो ये है एमनियोसेंटेसिस की टेक्निक। तो यहां कहा गया है कि एमनियोसेंटेसिस ये क्यों किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस, द परमिसिबल यूज ऑफ द टेक्निक एमनियोसेंटेसिस इज फॉर परमिसिबल यूज, यानी किस चीज के लिए परमिटेड है। तो फीटल एब्नॉर्मलिटी या जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी मालूम करने के लिए वो परमिटेड है, सेक्स डिटरमिनेशन के लिए परमिटेड नहीं है। मतलब उससे ये भी मालूम पड़ जाता है कि जो फीटस है वो मेल है या फिर फीमेल है, तो इस चीज को जो है वो शो नहीं किया जाता रिपोर्ट्स में। तो यहां पर पहला है डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ अनबोर्न फीटस, दूसरा ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए तो नहीं करते हैं उसको। ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू द यूटेरस ऑफ अ सरोगेट मदर, सरोगेट मदर की बॉडी में एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए करते हैं, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी है डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी, कोई जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी मालूम करने के लिए। तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है कि एमनियोसेंटेसिस जो टेक्निक है इसको जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी मालूम करने के लिए करते हैं। एक और इसी तरह की टेक्निक होती है, उसको कहते हैं सीवीएस टेक्निक, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। तो ये कोरियोनिक विलस सैंपलिंग जो है ये प्लेसेंटा बनने के बाद में की जाती है। तो यहाँ से कोरियन, जो कोरियन के विलाय रहते हैं उनके कुछ सेल्स लिए जाते हैं, और फिर उसकी कैरियोटाइपिंग करके जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी मालूम की जाती है। तो इनके बारे में आपके बुक के अंदर दिया हुआ है। कोरियोनिक विलस सैंपलिंग टेक्निक जो है इसमें इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, ये एक नैरो फ्लेक्सिबल जो है वो ट्यूब मदर के सर्विक्स से ट्रांसफर किया जाता है। सर्विक्स वाला जो पार्ट है, वजाइना फिर सर्विक्स, वहां से एक नैरो ट्यूब जो है वहां से ट्रांसफर करते हैं, और स्मॉल अमाउंट ऑफ फीटल टिश्यू वहां से कलेक्ट करते हैं। बहुत लो अमाउंट में फीटस के टिश्यू जो कोरियोनिक विलाय होते हैं वहां से कलेक्ट किया जाता है। इसमें नीडल नहीं डाला जाता, बल्कि प्लेसेंटा जिस चीज से बनता है, कोरियन से बनता है, तो वहां उसके जो टिश्यूज होते हैं फीटस के टिश्यूज, कुछ टिश्यू निकाल लिए जाते हैं और फिर उनको लैब में भेजा जाता है। तो ये जो टेक्निक है ये आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा परफॉर्म की जाती है। और जो एमनियोसेंटेसिस है, ये एमनियोसेंटेसिस बिफोर इवन फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा जो है वो अर्ली टाइम में भी परफॉर्म करते हैं, अर्ली टाइम में ही एक्चुअली परफॉर्म करते हैं उसको। तो मालूम पड़ जाती है कोई फीटल एब्नॉर्मलिटी, और अगर फिजिशियन ने सजेस्ट किया है तो उसको एमटीपी कर दिया जाता है बाद में। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे एमनियोसेंटेसिस आपने स्टडी की है, अभी मैंने बता दिया आपको कि एमनियोसेंटेसिस जो है ये प्रेगनेंसी के 14th 15th वीक में आइडेंटिफाई कर लेते हैं सोनोग्राफी वगैरह के जरिए भी। फिर कोरियोनिक विलस सैंपलिंग है, और कुछ नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स है। नॉन इन्वेजिव मतलब जिसके अंदर कोई नीडल या कोई ट्यूब फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर नहीं किया जाता। तो नॉन इन्वेजिव टेक्निक के अंदर जो है आ जाते हैं अल्ट्रासाउंड इमेजिंग टेक्निक, जो यूएसजी करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी जो की जाती है उससे भी फीटल की कुछ एब्नॉर्मलिटी डिटेक्ट हो जाती है। फीटोस्कोपी की जाती है टेक्निक।
इसके अंदर जो है वो एक नीडल यूज करते हैं और उसके आगे फोटोस्कोप लगा हुआ रहता है और फिर उसके थ्रू फीटस की पोजीशन और फीटस की कंडीशन को स्क्रीन के ऊपर देखा जाता है और उससे भी कुछ एब्नॉर्मलिटी डिटेक्ट की जाती है। तो दीज आर द टेक्निक्स, ये सब टेक्निक्स हैं जो हायर लेवल पर आप स्टडी करेंगे तो यहाँ पर इन टेक्निक्स के नाम और इनके अंदर क्या किया जाता है, क्या परफॉर्म करते हैं, वो आपको याद रखना है। तो एमनियोसेंटेसिस और सीवीएस ये दो अच्छे से याद रखिए। तो यहाँ अपने क्वेश्चन में परमिसिबल यूज जो है एमनियोसेंटेसिस किस चीज के लिए परमिटेड है, तो इसका परमिसिबल यूज पूछा है तो करेक्ट आंसर है डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी। सेक्स डिटरमिनेशन या सेक्स आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं यूज की जाती। क्वेश्चन नंबर 113 है कॉपर आयंस रिलीज्ड फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आईयूडीज। तो आईयूडीज में जो कॉपर आयन रिलीज होता है ये किस तरह से वर्क करता है? पहला ऑप्शन है मेक यूटेरस अनसुटेबल फॉर इंप्लांटेशन, सेकंड है इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, सी ऑप्शन है सप्रेस द स्पर्म मोटाइलिटी, डी है प्रिवेंट ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट तो पिल्स करते हैं। अब यहां जो पूछा है ये आईयूडी का फंक्शन पूछा है, पर्टिकुलरली आईयूडी के अंदर जो कॉपर कंटेनिंग आईयूडीज हैं, क्योंकि आईयूडी में भी दो टाइप के आईयूडी पढ़ा है आपने, एक है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज और दूसरे हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। तो नाम याद होगा शायद आपको हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज का, याद करिए नाम, मैं अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैंने लेक्चर में बताया है, तो उसको रिकॉल करिए क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आए हैं कई बार। तो जो कॉपर आयंस है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज में कॉपर टी है और मल्टीलोड 375 है, इस तरह के आपने कॉपर 7 है, ये सब स्टडी किए। तो ये किस तरह से काम करते हैं? ये वर्क करते हैं बाय सप्रेसिंग द स्पर्म मोटाइलिटी, स्पर्म्स की मोटाइलिटी को सप्रेस करते हैं, मतलब स्पर्म्स की मूवमेंट को कम कर देते हैं। तो इस तरह से ये स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब पर पहुंचने से रोकते हैं। So correct option C, suppress sperm motility. Next question 114 है which one of the following is the most widely accepted method of contraception in India at present? मतलब at present इंडिया में वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है जिसको बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं? तो ऑप्शन है सर्वाइकल कैप्स, बी है ट्यूबेक्टोमी, सी है डायफ्राम, डी है आईयूडी दैट इज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। तो सबसे मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, तो ये है आईयूडी मेथड, कॉपर टी वाला जो मेथड है इंट्रायूटेराइन डिवाइस वाला, मतलब चाहे कॉपर रिलीजिंग हो चाहे हार्मोन रिलीजिंग हो, बट आईयूडी जो है ये ज्यादा करके जो है वो प्रीफर किया जाता है बर्थ कंट्रोल के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी आईयूडी। क्वेश्चन नंबर 115 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी is considered safe up to how many weeks of pregnancy? Again this is the repeated question है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था उसमें स्टेटमेंट में था ये, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन के फॉर्म में है। तो एमटीपी जो है कितने वीक तक सेफ मानी जाती है? तो वीक में ही ऑप्शन है 8 वीक, 12 वीक, 18 वीक, 6 वीक्स। तो आपको पता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेफ होता है एमटीपी के लिए, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि स्टार्ट के जो 3 महीने हैं तो 3 महीने के जो हफ्ते बनेंगे वो बनेंगे 12 वीक्स। तो 12 वीक्स तक का जो है ये सेफ मानी जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 12 वीक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 द टेक्निक कॉल्ड
गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, GIFT, टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर की टेक्निक है। ZIFT और GIFT पढ़ा है हमने, तो GIFT के ऊपर पूछा गया है कि ये जो टेक्निक है GIFT की, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल, मतलब किन फीमेल्स के लिए जो है ये रिकमेंडेड है, ये टेक्निक रिकमेंड की जाती है, किनको रिकमेंड की जाती है। ऑप्शन है हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम, यानी वो फीमेल्स जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती। बी ऑप्शन है हु कैन नॉट रिटेन द फीटस इनसाइड द यूट्रस, यानी ऐसी फीमेल जो यूट्रस को जो फीटस को अपने यूट्रस में रिटेन नहीं कर सकती, मतलब जिनका सडन एबॉर्शन हो जाता है कुछ वीक्स के बाद। सी ऑप्शन है whose cervical canal is too narrow to allow passage for the sperms, जिनकी सर्वाइकल कैनाल इतनी नैरो होती है कि स्पर्म पास नहीं हो पाते। डी ऑप्शन है who cannot provide suitable environment for fertilization। तो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहा गया है, यानी गैमेट्स को फैलोपियन ट्यूब के अंदर किस कंडीशन में ट्रांसफर किया जाता है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो करेक्ट रिलेवेंट आंसर हमको यहां पर देखना है, तो यहां पर गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इट इज डन फॉर दोज फीमेल्स हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम, जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर GIFT, इसमें क्या किया जाता है कि किसी अदर फीमेल से जो है ले लेते हैं ओवम और उसको फर्टिलाइज करते हैं और फिर उसके बाद में उसको डायरेक्ट जाइगोट को ट्रांसफर कर देते हैं। जाइगोट मतलब कुछ डेवलपमेंट होने के बाद ट्रांसफर कर देते हैं मोरुला या अर्ली मोरुला स्टेज पर, 8 सेल्ड ब्लास्टोमियर वाली स्टेज पर, तो उनके लिए किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज मोर रिलेवेंट, मोर करेक्ट, who cannot produce an ovum। हाँ, यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी आप देख पाएंगे, उसको एक्सप्लेन किया गया है। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर GIFT इज ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर। तो यहाँ पे ओवम जो है वो डोनर से कलेक्ट करते हैं, मतलब किसी दूसरी फीमेल से कलेक्ट करते हैं, कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर into the fallopian tube of another female who cannot produce ova but provide proper environment for fertilization। तो यहाँ किस तरह से करते हैं इसको, बाहर भी फर्टिलाइज कर सकते हैं, मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर भी फर्टिलाइज कर सकते हैं लेबोरेटरी इन विट्रो कंडीशन में, और या के फिर जो है वो GIFT में ज्यादा सूटेबली क्या करते हैं कि एक फीमेल है, उसके ओवरी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ओवम प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे, जैसे बहुत सारी डिजीजेस होती है, सिस्टिक डिजीजेस होती है, ओवरी में जो फॉलिकल्स होते हैं वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस तरह की बहुत सी डिजीजेस हैं जहां पर फॉलिकल जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं होते या फॉलिकल मैच्योर नहीं होते। तो ऐसी कंडीशन में ये किया जाता है कि कोई डोनर फीमेल से, यानी कोई दूसरी फीमेल जो कि ओवम नॉर्मली प्रोड्यूस कर रही है, तो उसका ओवम ले लेते हैं और उसके ओवम को ट्रांसफर कर देते हैं। याद रखो, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट का मतलब यहां पर है ओवम, बट दिस ओवम इज कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर फीमेल। डोनर फीमेल से ओवम लिया गया है और उसको जो है उस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया गया है जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, और फर्टिलाइजेशन के लिए एनवायरनमेंट सुटेबल है। तो फिर बाद में जब ओवम ट्रांसफर कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब में, फिर वो अपने हस्बैंड के साथ में कॉपुलेट करती है और वहां पे नॉर्मल तरीके से फर्टिलाइजेशन इन वाइवो होता है। इन वाइवो मतलब उसकी अपनी बॉडी में फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और फिर वो फीमेल उस तरीके से कंसीव हो जाती है और फिर जो बच्चा होता है वो नॉर्मल लाइफ लीड करेगा उसके आगे। तो ये एक ऐसी टेक्निक है कि जहां पर स्पर्म को और ओवम को बाहर फ्यूज नहीं करवाया जा रहा है, फीमेल की बॉडी में ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बट फीमेल की बॉडी में जो है वो सिर्फ ओवम ट्रांसफर किया जा रहा है बस। तो ये जो टेक्निक है दिस इज कॉल्ड GIFT। याद रखो, GIFT ये सिर्फ ओवम ट्रांसफर कर रहा है। ZIFT में जो है फर्टिलाइजेशन करके जो अर्ली एम्ब्रियो है उसको ट्रांसप्लांट करके ट्रांसफर करते हैं फीमेल की
बॉडी में। सो जीआईएफटी टेक्निक और जेडआईएफटी दोनों ही टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड में आते हैं। और भी हमने कुछ टेक्निक पढ़ी है, जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एआई पढ़ा, फिर आईसीएसआई पढ़ा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो है, इसमें क्या करते हैं, ओवम भी बाहर निकाल लेते हैं और स्पर्म भी कलेक्ट कर लेते हैं डोनर से या उसी फीमेल के हस्बैंड से, और फिर उसको एकदम फाइन नीडल के थ्रू अंडर माइक्रोस्कोप डायरेक्ट जो है उसको ओवम के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करते हैं। तो वेरी लो काउंट ऑफ स्पर्म अगर है किसी कपल में, हस्बैंड का वेरी लो काउंट ऑफ स्पर्म अगर है, तो उसके अंदर ये टेक्निक ज्यादा फ्रूटफुल होती है। और फिर जब जाइगोट बन जाता है, जाइगोट के बाद थोड़ी डेवलपमेंट हो जाती है, तो फिर उसको या तो उसी फीमेल के अंदर या फिर सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफर करके डेवलपमेंट करवाया जाता है। तो ये कुछ टेक्निक्स है, बहुत कंफ्यूजिंग रहती है ये पेपर में जो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, बहुत क्लोज क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इनके अंदर जो है वो डिस्टिंग्विश पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से, थोड़ा ही थोड़ा सा फर्क है इनमें। तो जो माइन्यूट डिफरेंस है वो आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिगर गिवन बिलो शोइंग इन पर्टिकुलर। नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है, वो डायग्राम पर्टिकुलरली किस चीज को शो कर रहा है, जाहिर कर रहा है, बताना है अपने को। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है और आप देख सकते हैं वहां पे फैलोपियन ट्यूब को कट करके फिर टाई अप किया गया है। तो यहां पे पहला जो ऑप्शन है वो है ओवेरियन कैंसर, सेकंड ऑप्शन है यूटेराइन कैंसर, सी ऑप्शन है ट्यूबेक्टोमी और डी ऑप्शन है वासेक्टोमी। तो इट इज वेरी सिंपल, सेम डायग्राम है, फैलोपियन ट्यूब को कट करके लिगेट कर दिए, तो ये परमानेंट मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, दिस इज द ट्यूबेक्टोमी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ट्यूबेक्टोमी। उसके बाद में 9 से 3 क्वेश्चंस हैं जो नीट 2013 में पूछे गए हैं सेम चैप्टर पर। Which of the following, क्वेश्चन नंबर 118, which of the following cannot be detected in a developing fetus by amniocentesis। नीचे कुछ डिजीजेस के नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी डिजीज एमनियोसेंटेसिस के थ्रू डिटेक्ट नहीं की जा सकती। ऑप्शन है डाउन्स सिंड्रोम, बी है जॉन्डिस, सी है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम और डी है सेक्स ऑफ फीटस। तो डाउन सिंड्रोम को डिटेक्ट कर सकते हैं, जॉन्डिस नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस में हम जेनेटिक डिजीजेस को या फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज को, जेनेटिक डिजीजेस को भी नहीं, पर्टिकुलरली क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज को डिटेक्ट की जाती है। जेनेटिक डिजीजेस जो म्यूटेशन की वजह से हो रही है या कि जिसके अंदर पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है, इनको भी डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो लैब में फ्लूइड भेजा जाता है उसकी कैरियोटाइपिंग होती है। कैरियोटाइपिंग में क्रोमोसोम को उनकी लेंथ वाइज अरेंज करते हैं। तो अगर कहीं पर कोई क्रोमोसोम ज्यादा है नंबर में, मतलब कि ट्रिप्लॉइडी वगैरह आ गई, मतलब कोई क्रोमोसोम बढ़ गया है और या फिर कम हो गया है, तो वो चीज मालूम हो जाती है, क्रोमोसोम का कोई पार्ट डिलीट हो गया है या ट्रांसफर हो गया, ये चीज भी डिटेक्ट हो जाती है। इवन जीन जो है बहुत, क्योंकि जीन जो है फाइन स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, तो उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। फिर उनके लिए आगे की टेक्निक यूज करते हैं, क्रोमोसोमल बाइंडिंग टेक्निक वगैरह यूज की जाती है उसके लिए। तो यहां पर पर्टिकुलरली जो एमनियोसेंटेसिस का मेन इंटेंशन होता है वो होता है क्रोमोसोमल या जेनेटिक एनोमलीज, जो एबनॉर्मेलिटीज होती हैं उनको डिटेक्ट करना। तो इसीलिए एमनियोसेंटेसिस को जो है वो एनोमली स्कैनिंग भी कहा जाता है कुछ लेबोरेटरी लैंग्वेजेस में। तो इसमें डाउन सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, ये दोनों जो है वो क्रोमोसोम से रिलेटेड है। सेक्स ऑफ द फीटस भी जो है मालूम तो पड़ जाता है, सेक्स ऑफ द फीटस मालूम पड़ जाता है, ये और बात है कि उसको शो नहीं किया जाता और ये उसका पर्पस नहीं है, बट वो चीज डिटेक्ट हो जाती है। सिर्फ जॉन्डिस यहाँ पर इस 4 में से एक ऑप्शन ऐसा है कि जिसको हम उससे डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जॉन्डिस जो है ये न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर में है या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आ जाती है। तो जॉन्डिस को एमनियोसेंटेसिस से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बाय एमनियोसेंटेसिस वी कैन नॉट डिटेक्ट द जॉन्डिस। ये क्वेश्चन नीट
2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 119 है उसके बाद में, वो भी सेम ईयर का क्वेश्चन है, नीट 2019 का ही क्वेश्चन है। वन ऑफ द लीगल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, बर्थ कंट्रोल का इनमें से लीगल मेथड कौन सा है, मतलब जो अलाउड है। ऑप्शन है बाय हैविंग क्वाइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक, बी ऑप्शन है बाय अ प्री मैच्योर इजैकुलेशन ड्यूरिंग क्वाइटस, सी ऑप्शन है अबॉर्शन बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट मेडिसिन, डी ऑप्शन है बाय एब्स्टेनिंग फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इनमें से लीगल मेथड बर्थ कंट्रोल का कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, बाय हैविंग क्वाइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक। तो डे के टाइम से इसका कोई रिलेशन नहीं है कि डे ब्रेक पर यानी सुबह के टाइम पर क्वाइटस करेंगे तो बर्थ कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बी दिया हुआ है बाय अ प्री मैच्योर इजैकुलेशन ड्यूरिंग क्वाइटस, क्वाइटस में प्री मैच्योर इजैकुलेशन की वजह से भी ये कंट्रोल नहीं होगा। सी है अबॉर्शन बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट मेडिसिन, पर्टिकुलर मेडिसिन को लेकर के फीटस को अबॉर्ट करना, ये लीगल मेथड है, लीगल प्रोसीजर है। मतलब कि अगर किसी कपल को जो है बच्चा नहीं चाहिए, कैजुअल कॉन्टैक्ट से जो है प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो गई है, तो उसको अप टू 3 मंथ और बिफोर 3 मंथ बाय टेकिंग सम मेडिकेशन, जो मेडिसिन होती है उनके थ्रू उसको अबॉर्ट करवाया जाता है। एमटीपी किट्स होती है वो बाकायदा, उसमें अलग अलग मेडिसिन होती है, तो अलग अलग ड्यूरेशन पर उसको इनटेक करना होता है, तो इसके थ्रू बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है, अबॉर्शन बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट मेडिसिन। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है बाय अब्स्टेनिंग फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये लीगल मेथड नहीं है, ये नेचुरल मेथड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में वन ऑफ द लीगल मेथड पूछा है, तो ऑप्शन सी जो है ये लीगल मेथड को डिस्क्राइब कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 120, ये भी नीट 2013 का ही क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मींस, मतलब एआई जो टेक्निक हमने पढ़ी है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसकी मीनिंग पूछा है। ऑप्शन ए है artificial introduction of sperms of a healthy donor into the vagina, B है introduction of sperms of a healthy donor directly into the ovary, C है transfer of sperms of a healthy donor to a test tube containing ova, D है transfer of sperms of husband to a test tube containing ova। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की मीनिंग यहां पूछा गया है। पहला ऑप्शन देखेंगे तो एनालाइज करिए, आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू द वजाइना, मतलब किसी हेल्दी डोनर से, हेल्दी डोनर का मतलब यहाँ पे वो स्पर्म डोनर है जिसका स्पर्म काउंट नॉर्मल है और जिसके स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी है वो भी नॉर्मल है। तो वहां आर्टिफिशियल कोई एक हेल्दी डोनर है, स्पर्म डोनर, वहां से स्पर्म्स को कलेक्ट किया गया है और फिर उसको फीमेल के वजाइना में ट्रांसफर किया गया है। दूसरा ऑप्शन जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू द ओवरी। तो हमको पता है ओवरी में जो है हम स्पर्म को ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो यहाँ ओवरी में तो ट्रांसफर नहीं होगा, तो बी ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाता है। सी है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा। एक टेस्ट ट्यूब है उसमें ओवम है, उसके अंदर डायरेक्ट हमने जो है वो स्पर्म
का पूरा सेमिनल फ्लूइड डाल दिया है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि वहां पर बहुत चांसेस है कि फर्टिलाइजेशन ना भी हो। और डी है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ हस्बैंड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा। तो यहां पर अगर स्पर्म जो है वो नॉर्मल है उसी सेम कपल के हस्बैंड के, तो फिर उसको टेस्ट ट्यूब में क्यों ट्रांसफर करेंगे? वो डायरेक्ट नॉन नेचुरल तरीके से क्वाइटस करके प्रेग्नेंट हो सकती है फीमेल। तो डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, सी बी भी एलिमिनेट हो ही जाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है रिलेवेंट है, आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू द वजाइना। तो एक कैथेटर ट्यूब के थ्रू पहले सीमेन को जो है वो डाइल्यूट किया जाता है और फिर वजाइना के थ्रू उसको सर्विक्स तक का पहुंचा दिया जाता है, सर्विक्स तक का पहुंचा देते हैं। और ये जो प्रोसीजर है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, ये उस टाइम पर किया जाता है जब फीमेल जो है वो अपने मोस्ट लाइकली फर्टिलाइजेशन वाले पीरियड में होती है। मतलब वो ओव्यूलेशन के एक दो दिन पहले आसपास, जैसे 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है ऑन एन एवरेज, तो नियर अबाउट जो है वो 13th डे या 12th और 13th डे पर ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो इससे जो है फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और फिर अगर पॉपुलेशन नहीं भी हुआ है तो इस तरह से भी फीमेल कंसीव कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। ट्यूबेक्टोमी इज अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच। ट्यूबेक्टोमी मेथड में क्या किया जाता है? ऑप्शन है स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप। फैलोपियन ट्यूब का थोड़ा पार्ट रिमूव करके टाई अप करते हैं। दूसरा ऑप्शन है ओवरीज आर रिमूव्ड सर्जिकली। तो ओवरी को सर्जिकली रिमूव कर देंगे तो बर्थ कंट्रोल तो हो जाएगा, बट इसको ओवरी एक्टोमी कहते हैं। फिर सी ऑप्शन है स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाई अप। डी ऑप्शन है यूटेरस इज रिमूव्ड सर्जिकली। तो यहां पे टर्म तो दी हुई है, ट्यूबेक्टोमी कहा गया है। तो ट्यूबेक्टोमी में जो है स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करके और फिर उसको टाई अप कर देते हैं, कट करके टाई अप कर देते हैं। तो उसकी वजह से जो बर्थ कंट्रोल है परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड में आता है। बाकी यहां पर लिखा हुआ है ओवरी को अगर सर्जिकली रिमूव करते हैं तो उसके लिए जो टर्म यूज होती है मेडिकल टर्म, इट इज कॉल्ड ओवरी एक्टोमी। और यूटेरस को अगर सर्जिकली रिमूव करते हैं तो उसको कहा जाता है हिस्टेरोएक्टोमी। टर्म्स याद रखिए, हिस्टेरोएक्टोमी, ओवरी एक्टोमी। हिस्टेरोएक्टोमी हमारे सिलेबस में तो नहीं है, बट स्टिल हिस्टेरोएक्टोमी उस कंडीशन में परफॉर्म करते हैं कि अगर फीमेल को यूटेरस का कैंसर वगैरह है। So this is also one of the method of birth control, hysteroectomy। फिर ऐसे ही जो है ओवरी एक्टोमी है। एक्टोमी का मतलब होता है रिमूव करना, और टेस्टिस जो है उनको निकाल देना, टेस्टिकल्स को निकाल देना मेल्स के लिए, तो इसको जो है वो कास्ट्रेशन कहा जाता है। तो ये सब जो है मेथड्स हैं, परमानेंट मेथड है। तो कुछ परमानेंट मेथड तो हमने स्टडी किए हैं, जैसे वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी हमने स्टडी किया है, बट स्टिल ये भी कुछ परमानेंट मेथड है। हिस्टेरोएक्टोमी है, ओवरीएक्टोमी है और कास्ट्रेशन मेथड है, तो ये भी परमानेंट मेथड है। तो यहां ट्यूबेक्टोमी के ऊपर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 है, which of the following is a hormone releasing intrauterine device। मतलब हार्मोन रिलीज करने वाला आईयूडी इसमें से कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मल्टीलोड 375, सेकंड है LNG20, सी ऑप्शन है सर्वाइकल कैप, डी ऑप्शन है वॉल्ट। तो यहां मल्टीलोड 375 जो है ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, हमने पढ़ा है। तीन एग्जांपल हमने पढ़ी है, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। बी ऑप्शन है LNG20, लिवोनोगेस्टेरॉल 20। लिवोनोगेस्टेरॉल जो है ये एक तरह का सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, तो ये हार्मोन है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। सी ऑप्शन है सर्वाइकल कैप और डी ऑप्शन है वॉल्ट। तो सर्वाइकल कैप और वॉल्ट ये दोनों जो है ये बैरियर्स हैं,
और मल्टीलोड 375 ये कॉपर रिलीजिंग है। LNG-20 जो है ये हार्मोन रिलीजिंग है। एक और पढ़े प्रोजेस्टासाइड, तो ये दो हार्मोन रिलीजिंग पढ़े हमने। तो यहाँ पे हार्मोन रिलीजिंग पूछा है आईओडी, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी LNG-20। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कॉमा IVF इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ, जो ART टेक्निक है उसमें क्या इन्वॉल्व है? ऑप्शन है ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब, बी ऑप्शन है जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, सी ऑप्शन है जाइगोट इनटू द यूटेरस, और डी ऑप्शन है एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमियर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो ART में क्या इन्वॉल्व है? IVF में इट इज जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 124 क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? पहला ऑप्शन है ट्राइकोमोनियासिस, दूसरा है एंसेफेलाइटिस, सी है सिफिलिस, डी है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स मतलब। तो इसमें से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो कौन सी नहीं है? देखो ट्राइकोमोनियासिस है, सिफिलिस भी है, ट्रिकोनिमा से होती है, और एड्स भी है। सिर्फ एक ही डिजीज है एंसेफेलाइटिस, ये नहीं है। ओके, एंसेफेलाइटिस इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है अपना जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, ड्यूरा पायामेटर जो मेनिंजेस होती है उनके ऊपर। इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से भी होती है, और कुछ वायरल इन्फेक्शंस में भी ऐसा हो जाता है सेकेंडरी कंडीशन, सेकेंडरी सिम्टम्स के तौर पर। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। 125 है which one of the following virus is not transferred through the semen of an infected male? कौन सा वायरस इसमें से सीमन के थ्रू ट्रांसफर नहीं होता? ऑप्शन है चिकनगुनिया वायरस, बी है इबोला वायरस, सी है हेपेटाइटिस बी वायरस, डी है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी दैट इज HIV। तो कौन सा ट्रांसफर नहीं होता है? इट इज चिकनगुनिया वायरस, मॉस्किटो बाइट से ट्रांसफर होता है ये, और बाकी इबोला, हेपेटाइटिस और HIV ये सीमन के थ्रू भी ट्रांसफर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन नंबर 126, अ चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड थ्रू, मतलब एक कपल है उनको बच्चे नहीं हैं, तो वो किसके थ्रू अपना बच्चा पा सकते हैं? अ टेक्निक कॉल्ड GIFT, यहां पर लिखा हुआ है द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक। इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड GIFT, द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक। इस टेक्निक का फुल फॉर्म बताओ। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो फुल फॉर्म है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। GIFT हमने कई बार स्टडी किया है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो यहां तक कि हमने इसको कंप्लीट कर लिया। हमारा जो MCQ का पार्ट था, यहां पर ही हमारा रिप्रोडक्शन का जो यूनिट था, चारों चैप्टर रिप्रोडक्शन के वो कंप्लीट हो गए, उनके MCQs भी कंप्लीट हो गए हैं। तो यहां पर आज अपना लेक्चर हम लोग कंप्लीट करते हैं।